तो दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। और पिछले लेक्चर के चीज को आगे हम लोग कंप्लीट बढ़ाने वाले हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो मेनली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या इंथैल्पी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन में के ट्रांजिशन मेटल सेक्शन का क्लास है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्लास हमने आपको क्लियर समझाया है। 11th 12th दो पार्ट में मर्ज होकर के अपनी इनऑर्गेनिक में चलती है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक। तो नीट में हो या जेई एडवांस्ड हो या जेई मेन हो, तो 11th 12th को आप कैसे पकड़ते हैं कि किस समय सर 11th पढ़ा रहे हैं, किस समय 12th पढ़ा रहे हैं। आपको बताया है कि कोई पीरियोडिक टेबल नहीं चल रहा है। अभी कुछ क्लासेस से लगातार हम लोग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक ये डिस्कस कर रहे थे। तो हमने बार बार आपको समझाया आप कैसे समझते हैं ये 12th का कंटेंट या 11th का कंटेंट है। तो एस ब्लॉक 11th में, तो जब भी आपके कोई एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस एस ब्लॉक से ले जाते हैं, मतलब आप 11th को डील कर रहे हैं। बट उसी टॉपिक में, सेम टॉपिक में अगर एग्जांपल या एप्लीकेशंस पी ब्लॉक के 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप और 8A ग्रुप से लिए जाए तो आप 12th में चले गए। समझ लीजिए चीजों को। एस ब्लॉक और 3A 4A, पी ब्लॉक के दो ग्रुप, कौन कौन, 3A 4A, जब इनके एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस चलते हैं मतलब आप 11th में। तो आज मैंने बोला कि 12th में कैसे आप जज करेंगे, पी ब्लॉक का 5A 6A 7A 8A, उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर इसका डिस्कशन हो, चाहे इनका कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों ना लिखा जाए, इनका साइज क्यों ना बोला जाए, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ना बोला जाए, इनका मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों ना डिस्कस किया जाए, एमपी एनर्जी क्यों ना डिस्कस की जाए, आइसोटोप्स इनका क्यों ना बोला जाए, ये सारा एरिया 12th का हो जाएगा। तो मैं पिक करके टॉपिक को टॉपिक में टॉपिक मिक्स करके पढ़ाता हूं, जिसके कारण आपको सहूलियत होती है समझने में। तो आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स में, मतलब अनडाउटेबली ये 12th वाले एरिया का। दूसरी बात, चूंकि मैक्सिमम लोग जो आप ये वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत सारे लोग 12th अपीयरिंग भी होते हैं, जिनको 12th देनी होती है। तो मैं स्ट्रेट मैसेज एक डालूं, आप कभी भी ये दिमाग में लेकर के नहीं चले। लोगों को मैं देखता हूं कि कभी कभी पैनिक रहते हैं, मेरे से सवाल करते हैं, सर 12th कब स्टार्ट कर रहे हैं, सर 12th वाला टॉपिक कब स्टार्ट। ये मैं डे 1 से बोलता हूं, मेरा पहला क्लास जो इनऑर्गेनिक का, उसी दिन से 12th स्टार्ट रहता, उसी दिन से 11th 12th दोनों स्टार्ट रहता, और दोनों 50-50 के रेशियो में चलता। हर दिन के क्लास में किसी दिन 60% टाइम 11th में चला जाता तो 40% टाइम 12th में, किसी दिन 60% टाइम 12th में चला जाता तो 40% टाइम 11th में। हर दिन कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। जब बोर्ड के लिए प्योर कुछ बातें करनी होंगी तो उस समय मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी की ये वाली चीजें पढ़ें, आपको ये बनाना है, मैं ये दे रहा हूं, ये पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए, वो मैं क्लियर करूंगा चीजों को। लेकिन जो अपन मेनली इनऑर्गेनिक करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं, कॉम्पिटिशन के लिए, जेई एडवांस्ड के लिए, नीट के लिए, या फिर जेई मेन के लिए। तो वहां पे 11 12 फिल्टर्ड नहीं चलता है कि सिर्फ 11 सिर्फ 12, ऐसे नहीं होता। आपसे जैसे फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जेई मेन का क्वेश्चन। आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोडीन, बोरॉन, सिलिकॉन, इस तरीके से 4 करके आपके पास ऑप्शन है। कार्बन। तो अब सवाल है कि आप इसमें एग्जांपल को अगर दें, क्वेश्चन को देखें कि ये 11th है कि 12th है, कैसे पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब बॉन्डिंग के बारे में चर्चा कर रहा है। बॉन्डिंग की अगर चर्चा हो रही है तो 11th की। बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आयोडीन है। आयोडीन जो मॉलिक्यूल है वो उठाया गया है 12th से, मतलब आयोडीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये 12th के पार्ट में पढ़ना। जबकि कार्बन, बोरॉन, ये सब 11th में पढ़ना, सिलिकॉन 11th में पढ़ना। तो आप ही बताइए मैं कैसे बाइफरकेट करूं कि अब 11th पढ़ लो फिर 12th पढ़ लो, नहीं हो सकता। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक बोर्ड के लिए हो सकता है। बोर्ड के क्वेश्चंस में मैं यही बताऊंगा, H2O लिक्विड है, HCl गैस है। क्यों? कंपटीशन में ये सब चीजें नहीं आती है, इतनी मामूली लेवल की चीजें नहीं आती है, बेइज्जती हो जानी है अपनी। तो चीजों को समझें आप, बोर्ड के लिए पैनिक ना हो। बोर्ड वाला जो मामला है वो हम लोग निपटाएंगे, उसको अलग तरीके से हम लोग करेंगे उसको, वो उसकी भी बारी आएगी और वो बड़ा आराम से निपट जाएगा। तो बोर्ड के लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है। चलिए, हमने एस ब्लॉक में किया था, इससे पहले जो डिस्कस हुआ था एक बार मैं लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट दोनों एल्कली मेटल में क्या था ऑर्डर, जल्दी से याद कर लो। अप द ग्रुप,
जल्दी से याद कर लो, sp ब्लॉक में अप द ग्रुप था, ये हमने किया था। इन सारे का मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट 200 के आसपास था, जस्ट नीचे, और एमपीबीपी और हीट ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा H0, हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल लें, ये सारा चीज इसका सेम ऑर्डर में था। बट आगे के ग्रुप में हमने सिर्फ एमपी पढ़ा था। तो मेल्टिंग पॉइंट 2a में क्या था, याद करो, सबसे ज्यादा बेरिलियम और ऊपर की तरफ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम सबसे कम था, याद करो आप, और ऊपर की तरफ तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। और हमने आपको किया था कि जो सबसे कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सारे एल्कली मेटल से मेल्टिंग पॉइंट का ज्यादा था। 3a की फैमिली में याद करो, ठीक है, इस फैमिली में क्या हो गया था, हमने करवाया है आपको, बोरॉन, गैलियम सबसे कम, चूंकि वो लिक्विड ऑलमोस्ट लो मेल्टिंग सॉलिड था, तो गैलियम सबसे कम, बोरॉन इसमें भी ऊपर की तरफ था, एल्यूमिनियम, गैलियम तो कम ही हो गया, इंडियम, थैलियम में थैलियम ज्यादा, तब इंडियम, क्यों, इसके पास 4f14 था, ये हमने किया था। इसके वजह से पोअरिंग ऑफ शिल्डिंग आ गई, और पोअरिंग ऑफ शिल्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया इसका। तो हमने यहां एक पॉइंट और किया था कि बोरॉन जो है ये सारा मेटेलिक सॉलिड है, याद करो अच्छे से कि ये सारे मेटेलिक सॉलिड्स हैं, बट बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, ये 600 याद करो, और ये काफी ज्यादा 2000 के अराउंड, और इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कि ये कोवेलेंट सॉलिड है। बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था। इसी तरीके से जब आप मेल्टिंग पॉइंट 4a ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ था, और हमने फिर इन दोनों का लिखा था कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये नॉन मेटल्स हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, अच्छे से आप ध्यान लाओ, स्टिल हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनके। देख, मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं, स्टिल हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप लोग ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में है, तो चीजें कभी कभी स्केप करती है दिमाग से, इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं क्लास में वो आपको रिवाइज करूं। तो ये नॉन मेटल्स है, बावजूद इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो इसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। और टिन लेड में यहां भी मेल्टिंग टिन से ज्यादा है लेड का, क्यों, क्योंकि इसके पास 4f14 था। इसके बाद 5a ऑनवर्ड्स जो है आपका वो नॉन मेटालिक ग्रुप है। ये हमने पिछले क्लास में इसको बहुत डिटेल में, हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। जो आपका 5a, 6a, 7a, 8a है, इसको जनरली नॉन मेटालिक ग्रुप्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं जनरली? नॉन मेटालिक ग्रुप्स। मतलब ये वो वाले ग्रुप्स हैं जिसमें नॉन मेटल्स ज्यादा हैं, अपन ये कंसीडर करके चलते हैं। इसीलिए वहां मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगाने जा रहे। किसी किसी में लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, बिस्मथ मेटल है वहां लगेगा, बट ज्यादा उसकी संख्या नहीं है। एक बिस्मथ ही मिलेगा 5a में, 6 से ऑनवर्ड्स तो आपको मिलेगा भी नहीं, नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट में कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए उधर वाले केस में हम लोगों को नहीं जाना। हमने क्लियर कर लिया, ये सारे चीजें 11th की थी। अब आते हैं अपन मेटल्स। नाउ ट्रांजिशन मेटल्स आराम से देखेंगे आप। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, अच्छे से देखेंगे। इनमें अगर बात किया जाए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, तो यहां से यहां में अगर बात किया जाए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, तो बहुत सारे हैं, मतलब वेरिएशंस। आराम से देखते जाओ, वेरिएशंस ऑब्जर्व्ड, इसमें आपको वेरिएशंस मिलेगा। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको वेरिएशन दिखेगा। किसमें? ट्रांजिशन मेटल्स में। जिस तरीके से आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल में वेरिएशन दिखा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, HCP, बट कैल्शियम के दो होते थे, तो इनके भी मोस्ट ऑफ ऑल मेटल्स के एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर
observed. Most of all metals having more than one crystalline forms. Crystalline forms का मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स से। अधिकांश मेटल्स का इसमें एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। किसमें मैं बात कर रहा हूं? ट्रांजिशन मेटल्स में अधिकांश का एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। हाँ देखिए आ जाइए। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें आपको बीसीसी भी मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको एचसीपी भी मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको सीसीपी भी मिलेगा, हर तरह का आपको मिलेगा। मैं यहां पे आपको एक होमवर्क दे ही देता हूं। चाहूं तो मैं एक झटके में, एक ट्रिक है मेरा बना हुआ, उससे मैं क्लियर में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद भी हो जाए। बट सारा चीज अगर हम कर दे तो फिर आपके लिए क्या पड़ा रहेगा। तो आपको करना क्या है, 12th के एनसीईआरटी में जाना है, 12th एनसीईआरटी में, और बड़ी काम की चीज दे रहा हूं। और आपको इसमें डी ब्लॉक में जाना है, और यहां पर स्कैंडियम टू जिंक के लिए कम से कम इनके लिए आपको मिलेगा, सारे मेटल्स के लिए सबका दिया हुआ होगा उसमें, पूरे डी ब्लॉक का। लेकिन उतना को नहीं करोगे, वही मैं बार बार कहता हूं, ज्ञान नहीं समाधान। नॉलेज उतना बटोर के भी बहुत बड़ा फायदा नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी में, जेई नीट एडवांस्ड वाले जो है ये सब, इनको कोई लेक्चरर नहीं बनना, तो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन में, तो आपको सेलेक्टिव चूज करना है कि अब उनमें से हम कौन सी ऐसी चीजें चूज करें जिनके मतलब उनको आने से 99% जो हम सेफ हो जाए, 1% ही अनसेफ रहे। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए स्कैंडियम से जिंक वाला ही सिर्फ याद करें, बाकी कॉपर सिल्वर गोल्ड तो हम लोग, जिंक कैडमियम मरकरी भी याद करवा दिया। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में याद करो एचसीपी था, और कॉपर सिल्वर गोल्ड में याद करो सीसीपी स्ट्रक्चर था। तो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपको ये ढूंढ के लाने हैं। ठीक है, तो चलो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें वेरिएशंस दिखते हैं, अधिकांश मेटल के एक से ज्यादा होते हैं। अब बातें होती है मेल्टिंग पॉइंट पर, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। आइए सीखते हैं ध्यान से। देखो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर जाओगे तो काफी इरेगुलर है। चूंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर से इरेगुलर है तो ट्रेंड भी रेगुलर नहीं हो सकता किसी चीज का। इरेगुलर ट्रेंड्स ऑफ एमपी, बीपी और हीट ऑफ एटोमाइजेशन में है क्या? किसको सबसे ज्यादा फोकस करके पूछना है? तो सर मेल्टिंग पॉइंट को। ये आपका क्लियर है। तो अब एमपी का ऑर्डर इसमें क्या होगा वो क्लियर करते हैं। और एमपी में कभी कभी उल्टा पुल्टा पूछ के कुछ कुछ फंसाया भी जाता है, और एमपी का एक रेंज भी दिमाग में लाते हैं, रेंज भी लेना जरूरी। तो ये पहला पेज है, आप फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले, और लाइक बनता है, शेयर बनता है अगर आप समझ रहे हैं अच्छे से, और स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज का। अब ट्रेंड्स को क्लियर करने की बारी है, एग्जैक्ट ट्रेंड्स। नाउ फिजिकल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन, ध्यान से, ट्रांजिशन मेटल पीरियड्स। ग्रुप में नहीं ले रहे हैं अभी। यूरेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है स्कैंडियम से वैनेडियम। अब यहां से मेल्टिंग पॉइंट देखो मैंने कैसे लगाया है, मेल्टिंग पॉइंट यहां से डिक्रीज करेगा। अब यहां से मेल्टिंग पॉइंट फिर इंक्रीज करेगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा,
पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक से देख कैसे लगाया है हमने, आराम से देखो। हमने बोला दोस्त कि किसी ने कुछ पूछा है क्या? अच्छा नहीं कुछ बताया है। बेस्ट टीचर ऑफ, अरे थैंक यू। चलो आ जाओ, स्कैंडियम से वैनेडियम, आराम से देखो कैसे किया मैंने, इसको लगाया है मैंने कैसे। 1 2 3, 3 मेंबर में बढ़ा, फिर 3 मेंबर में घटा, 2 मेंबर में बढ़ा, 2 मेंबर में घटा, फिर घटते रह गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 मेंबर में बढ़ा, 3 में घटा, 2 में बढ़ा, 2 में घटा, घटते रह गया। ठीक से, 3 में बढ़ा, 3 में घटा, 2 में बढ़ा, 2 में घटा, फिर घटते रह गया। पहले 3 शुरू हुआ, 3 में बढ़ा, 3 में बढ़ा, 3 में घटा, 2 में बढ़ा, 2 में घटा, फिर कंटिन्यूअसली क्या कर गया, डिक्रीज करते रह गया। तो आ जाओ ऑर्डर को। अब अगर मैं इन जनरल बात करूं, पहले ऑर्डर क्लियर हो गया, 3 में बढ़ा, बढ़ना से शुरू करना है, 3 में बढ़ा, फिर 3 में घटा, फिर 2 में बढ़ा, फिर 2 में घटा, फिर कांस्टेंट घट गया। और जहां पर 3 में बढ़ा वहीं से फिर 3 शुरू होगा, फिर वहीं से 2, वहीं से 2। ठीक है, अब आ जाओ इन जनरल। देखो कि राइट साइड जाने पर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है कि कम। एक जनरल आइडिया की बात मैं कर रहा हूं, एक जनरल आइडिया की बात कर रहा हूं कि राइट साइड जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, जनरल आइडिया। तो चलो दिमाग लगाओ ध्यान से, देखो जी 3 में बढ़ा, ठीक है, फिर 3 में, फिर यहां बढ़ा, फिर घटा, और उधर भी घटा ही। तो ये सारे मेंबर में तो घट ही रहा है अगर गौर से देखो। अब बीच में यहां भी घटा है, इसलिए मोस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स में राइट साइड जाने पर डिक्रीज किया। मोस्ट ऑफ ऑल मेंबर में राइट साइड जाने पर डिक्रीज किया, बढ़ा कम घटा ज्यादा। तो अगर ओवरऑल दोस्त बोला जाए तो राइट साइड जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज जनरली। अच्छे से देख, हाँ ट्रेंड्स इर्रेगुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ओवरऑल अगर बोला जाए, इन जनरल अगर बोला जाए तो लेफ्ट साइड वाले में ज्यादा, चूंकि देखो बढ़ा फिर घटा, यहां पे घटा, फिर सिर्फ यहां बढ़ा, हर जगह घट ही रहा। तो मेल्ट, और फिर मैंने बोला क्या, जो एमपी में देखने को मिले सेम ट्रेंड को आप बीपी में या हीट ऑफ एटमाइजेशन में ना लगाएं, क्योंकि बीपी पे डिपेंड बॉन्डिंग कैसी है, और हीट ऑफ एटमाइजेशन में बीच में जो सॉलिड से आप गैस में जा रहे हैं उसमें लगने वाला जो आपका हीट है, उसमें जो आपको सप्लाइड एनर्जी है, तो बीच में ट्रांजिशन फेज चेंज भी आ रहा है, फेज का भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसमें उसकी बॉन्डिंग, लिक्विड की बॉन्डिंग भी फिर ऐड होगी, सॉलिड की भी बॉन्डिंग ऐड होगी। बीपी में सिर्फ लिक्विड की बॉन्डिंग ऐड होगी और एमपी में सिर्फ सॉलिड की बॉन्डिंग ऐड होगी। इसलिए तीनों तीन चीज है, और आपने पढ़ा है सिर्फ सॉलिड स्टेट की बॉन्डिंग, इसलिए एमपी छोड़ के दूसरे पर ना जाए। नीट एडवांस्ड मेन वाले स्टूडेंट्स को मेरा एडवाइस है। बाकी लोग अगर कोई है जैम जेआरएफ वाले, सीएसआईआर वाले लोग, तो उनको तो सब कुछ करना होता है थोड़ा थोड़ा। चलो आ जाओ, तो अब इसमें ऑर्डर लिखता हूं मैं, ध्यान से, ये काम की चीज, और ये याद करना। देखो 3 में बढ़ा तो हाईएस्ट वैनेडियम, देख रहे ठीक से देख क्या करवा रहे हैं, ठीक से देख, नहीं एकदम नजरें जमाए हुए वीडियो पर, एकदम हिलाना नहीं है। 3 में तो सबसे ज्यादा वैनेडियम, फिर यहां से 3 में घटा, तो घटा तो मतलब वैनेडियम ही रह गया। आप 1 2 3 4 5 मेंबर ट्रेवल कर गए, मतलब 10 में 5 मेंबर, आधा पीरियड क्रॉस कर रहे हैं लगभग, और अभी तक हाईएस्ट वैनेडियम ही है, और दाहिने जाने पर सामान्य तौर पर मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। इसका मतलब इन 10 में हाईएस्ट वैनेडियम है। दिमाग में आया? कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर वंस मोर, आपको पता है बिना सिखाए छोड़ेंगे थोड़ी ना। 3 में बढ़ा बेटा तो अभी तक तो हाईएस्ट वैनेडियम, फिर यहां से जब घटा तो वही ज्यादा रह गया। अब 5 मेंबर में हाईएस्ट वैनेडियम ही है, ओवरऑल आपने लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस जनरली। इसका मतलब क्या हुआ कि दाहिने अब कम मेल्टिंग पॉइंट वाला मोस्टली एलिमेंट मिलेगा, तो सबसे ज्यादा तो वैनेडियम ही ना हुआ रे। अगला नंबर, एक्चुअली वैनेडियम
बहुत क्लोज होता है। ये 1915 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 1903 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर फॉर्म में, ये बहुत क्लोज होता है। आपको कहीं कहीं पे डाटा थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे देखने को अगर मिलेगा, जब दोनों मेटल 100% प्योर फॉर्म में हो, कोई इंप्योरिटी ना हो, तो इनफैक्ट क्रोमियम का उस समय में वैनेडियम से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा माइनर। बट हम लोग के सिलेबस में ऐसा नहीं दिखता। आपकी एनसीईआरटी जो बोलेगी मेरे को वही पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। ठीक है, क्या आपको फिर भी वैनेडियम क्रोमियम में पूछे एकदम क्लियर कौन ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि वैनेडियम का ज्यादा है, हालांकि दोनों बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज मेल्टिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट सेम बोल ले। तो वैनेडियम क्रोमियम में वैनेडियम हाईएस्ट, क्रोमियम, अब ध्यान दो, ट्रेंड कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है, और 10 एलिमेंट्स और इरेगुलर है, और 12th वाला एरिया। तो हमने बोला 3 में बढ़ा हाईएस्ट, ये 3 में घटा हाईएस्ट, ये हमने बोला 5 में यही रह गया और राइट डिक्रीज ही कर रहा हाईएस्ट, ये हमने बोला वैनेडियम क्रोमियम ऑलमोस्ट सेम। अब सवाल है इसके बाद, इन दोनों के बाद जो बारी आएगी, ध्यान से, वो इधर वाले की बारी आएगी या उधर वाले की बारी आएगी। तो उधर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इसीलिए सर उधर ज्यादा कम, मतलब कुछ ज्यादा ही कम वाला एलिमेंट है, तो इन दोनों के बाद आप लेफ्ट वाला निपटाओगे, क्योंकि इन दोनों से तो बाकी उधर भी कम इधर भी कम, लेकिन जस्ट जो अगला कम है वो लेफ्ट वाला कम है, राइट वाला तो कुछ ज्यादा ही कम है, क्योंकि राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। क्लियर भी होंगी चीजें। तो इन दोनों के बाद राइट भी कम और इन दोनों के बाद लेफ्ट भी कम। हमने बोला कि जस्ट इन दोनों के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, लेफ्ट वाले की। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट वाले की, क्योंकि राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, इसका मतलब इन दोनों से उनका कम है, इन दोनों से उधर वाले का कम है, इसलिए इन दोनों के बाद इन दोनों को निपटाया जाए। इन दोनों में तो सर ऑर्डर क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, मतलब टिटेनियम ज्यादा है और स्कैंडियम सर कम है। देखो इसी को जादू बोल रहे हैं, लॉजिकली रटा नहीं है कहीं कुछ। अब आगे आ जाओ, अब इधर वाले एलिमेंट्स की बारी, उधर निपट गया। अब इधर वाले एलिमेंट्स, मैग्नीज आयरन में हमने लिख रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब आयरन का ज्यादा है। आयरन जब लिख दिया तो आयरन कोबाल्ट निकेल निपटा दिया एक साथ, 8B ग्रुप का एक साथ, क्योंकि राइट डिक्रीज कर रहा है तो आयरन ज्यादा, कोबाल्ट तब, निकल तब। अब इसके बाद मैग्नीज, फिर कॉपर जिंक। देखो ऑर्डर हमने कैसे किया, आराम से हमने दोस्त, 3 बढ़ा 3 घटा, 2 बढ़ा 2 घटा, घटते रह गया। फिर उसके बाद कैसे हम लोगों ने ट्रेंड तैयार किया, चूंकि 3 बढ़ा तो हाईएस्ट वैनेडियम, 3 घटा तो हाईएस्ट वैनेडियम, आधा क्रॉस कर गया पीरियड और अभी भी वैनेडियम, उधर मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है इन जनरली, इसीलिए वैनेडियम ही और वैनेडियम क्रोमियम करीब करीब सेम। फिर हमने बोला वैनेडियम क्रोमियम के बाद स्कैंडियम टिटेनियम की बारी आएगी या राइट साइड वाले की, तो राइट साइड वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, जनरली डिक्रीज कर रहा, इसलिए इन दोनों को हमने निपटा लिया। अब इधर वाले में मैग्नीज से आयरन का हमने स्पष्ट लिखा है कि बढ़ रहा है, इसलिए अगली जो बारी आएगी वो आयरन। आयरन लिखने के साथ हमने आयरन कोबाल्ट निकेल 8B को क्लियर कर लिया एक साथ। अब मैग्नीज और राइट वाला और कम है तो मैग्नीज बच गया था, राइट वाला और कम है तो कॉपर, तब जिंक। जिंक आते आते मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, आराम से देखिए। और कॉपर करीब करीब अप्रॉक्स में लिखा मैंने 1000 है। तो आप जरा ऑर्डर को देखें, 19 मतलब ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ट्रांजिशन मेटल का ये 3D सीरीज शुरू हुआ है, और अगर जिंक को छोड़ दे जिसको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल आप बोलते हैं, तो 1000 तक, 2000 से 1000 के बीच वैरी कर रहा है 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल। अब 4D सीरीज में क्या होगा, तो याद करो 4D सीरीज, 3D 4D 5D हमने क्या आपको पढ़ाया बेटा, कि ट्रांजिशन मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जबकि sp ब्लॉक में अप द ग्रुप, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। मतलब अगर इनका रेंज 2000 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है, तो 4D सीरीज का रेंज इससे ज्यादा रहा होगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
4D सीरीज का रेंज इससे थोड़ा ज्यादा रहा होगा, तो उस पर भी अपन थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कस कर लेंगे, जितना हमारे काम का है, जितना हमारे सिलेबस में। ये ऑर्डर में तो दोस्त मजा आया होगा, ये ऑर्डर तो आपको समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया अब समझ में, फिर तो आप किसी काम के नहीं है, आप भूल जाइए कि आप कंपटीशन के लायक नहीं बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे को अच्छे से ध्यान में है, एम्स के क्वेश्चन में क्या किया गया था, एक ग्राफ था 4 ऑप्शन में, ईयर याद नहीं है, कभी कुछ नजर आएगा तो दिखा दूंगा। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, चारों में ग्राफ खींचे हुए थे ऐसे जिगजैग टाइप का। और ग्राफ में यह था कि 4-5 एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल का ग्राफ था, वो एटॉमिक नंबर वर्सेस। आराम से सुन लीजिए, फिर खूब बढ़िया से बात करेंगे हम लोग, आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और आप भी मेरी तारीफ कर लेना अगर पसंद है, नहीं आए तो वो भी लिख देना। तो क्वेश्चन में क्या था, 4 ग्राफ था 4 ऑप्शन में, कौन सा ग्राफ ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज के करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट को ड्रॉ करता है, बताता है। और चारों में जो ग्राफ था जिगजैग टाइप का बना हुआ था, और उसमें ज्यादा एलिमेंट नहीं, 10 नहीं रखा हुआ था, 4-5 रखा हुआ था। अब वो क्वेश्चन मेरे को जो लगता है, बच्चा तो छोड़ दो, स्टूडेंट तो छोड़ दो, टीचर सरेंडर कर देगा, टीचर छोड़ देंगे, क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए इन 10 का ऑर्डर चाहिए तभी, और रेंज का भी पता होना जरूरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2000 से 1000 के बीच। तो इनऑर्गेनिक में डेटा बहुत कुछ है, लेकिन लोग इनऑर्गेनिक को डेटा वाइज पढ़ते ही नहीं है, जनरल ट्रेंड्स पर पढ़ते हैं, घट गया बढ़ गया ऐसे करते रहते हैं, जिसके कारण होल। तो इस तरीके से नहीं, इनऑर्गेनिक को बड़ा अलग सब्जेक्ट है, अगर आप डेटा वाइज सीखेंगे तो सीखने में टाइम लगेगा, बट जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना, तो फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो नहीं पढ़ा है कंपटीशन में, वो क्या करेगा, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनाएगा, क्योंकि वो रटा हुआ है, कुछ किया हुआ, इधर उधर जुगाड़ पद्धति लगाए हुए। बट अंतर क्या होगा, वो गलत बना जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत बना चुका है। तो इनऑर्गेनिक थोड़ा अलग तरह का सब्जेक्ट है, ये अपना क्वेश्चंस बहुत कम, मतलब आधे मिनट के अंदर सॉल्व करता है। आपको पर क्वेश्चन, मान लो कि आप जेईई मेन का पेपर दे रहे हैं, तो पर क्वेश्चन आपको जो टाइम मिल रहा है वो 1.5 मिनट 2 मिनट ऐसे टाइम मिल रहा है। आप भी जानते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस आप 2 मिनट में सॉल्व नहीं करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आप 2 मिनट में सॉल्व नहीं करते हैं, तो आखिर इनके लिए टाइम कहां से लाया जाए। तो टाइम आपको, आप एवरेज मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट टाइम मिल रहा है, और आप सॉल्व कितने में करते हैं, एवरेज 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, कोई कोई क्वेश्चन तो 5 मिनट लगा देते हैं। फिजिक्स का भी यही हाल है। तो आखिर इनको टाइम कहां से दोगे, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से। फिजिकल अपने जूम कर लेता है, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर आप अच्छा करेंगे तो इसका फायदा यह होगा कि अगर इनऑर्गेनिक के आप नीट में, जहां पर कि 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब पर मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने, और फिजिक्स में उसको 3 मिनट लगना है एक क्वेश्चन पर, वो टाइम कहां से लाएगा। तो इनऑर्गेनिक के हिस्से के अगर 17, 18, 20 क्वेश्चन हैं जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, 17, 18, 15 से 20 के बीच फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी 23 भी आ गया, 23 तक भी चला गया था। तो आप ये 20 क्वेश्चन के लिए आप अगर 10 मिनट टाइम ले लेते हैं, मात्र 10, तो आप सोचिए आपने 10 मिनट बचाया। और अगर आपने 10 मिनट बचाया, आप 10 मिनट अगर फिजिक्स को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 10 मिनट में फिजिक्स कम से कम 4 सॉल्व कर रहे हैं, मिनिमम 3 सॉल्व कर रहे हैं। 3 या 4 का मतलब होता है 16 मार्क्स अर्न कर रहे हैं। 15 मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 मार्क्स के लिए कितने लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग छट जाते हैं। 1 मार्क्स से आप 15 मार्क्स एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। और ये कैसे किए, तो एक कहावत होती है देहात में, आम के आम गुठली के दाम। इनऑर्गेनिक का वो फायदा कि इनऑर्गेनिक अपना क्वेश्चन तो सॉल्व करता ही है जब आप इसको डीपली अच्छे से पढ़ते हैं, और ये टाइम बचाता है, तो टाइम को आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज करते हैं। और जब इनऑर्गेनिक आप सही बनाते हैं ना, तो आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। कॉन्फिडेंस क्या आएगा, अरे ये क्वेश्चन सर ने इलस्ट्रेशन दिया था कि ये बेटा सबसे इस टाइप का नहीं बनता है, तेरे से बन रहा है, सबसे नहीं बनता है। उस समय में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये फायदा है, इसलिए चीज को अच्छे से आप सीखे, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दें, हल्के में ना ले। तो हमने बोला कि
स्कैंडियम से लेकर के इसमें जो उसका 4 ग्राफ है उसमें चारों को अरेंज करना है ग्राफ पर, ठीक है। लेकिन 4 ना लेकर के मैं 10 एलिमेंट्स को ग्राफ पे लगा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे प्लीज। एकदम बने रहेंगे। ये आराम से दोस्त, चलो एक एक्सिस पर एटॉमिक नंबर लिया, एक पर मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और किसको सजाना है इस पर? सारे ट्रांजिशन मेटल्स को इस पर लगाना है, ठीक से। कुछ ना कुछ तो एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 30 करके। तो स्कैंडियम का कुछ ना कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यहां होगा, यहां होगा, जहां कुछ ना कुछ तो होगा। 1800 डिग्री का राउंड होता है, 1800 का राउंड, जैसे 1900 है ये 1800 का राउंड पहुंचता है। तो मान लो कि यहां पे स्कैंडियम देख लिया। अब चलो स्कैंडियम से टिटेनियम जाने पर बढ़ेगा, और टिटेनियम से एटॉमिक नंबर वाइज बढ़ना है, इसमें नहीं देखना है एटॉमिक नंबर वाइज। तो स्कैंडियम से टिटेनियम, चूंकि एटॉमिक नंबर उधर बढ़ रहा है, एक बार बताऊंगा, बस एक बार, 2 बार नहीं, इसलिए ध्यान लगा। तो स्कैंडियम मान लो ये है, तो अगली बारी टिटेनियम की है कि नीचे होगा या ऊपर, तो टिटेनियम स्कैंडियम से ज्यादा है, इसलिए कर्व ऊपर जाएगा। अब टिटेनियम के बाद अगली बारी वैनेडियम की है, तो वैनेडियम टिटेनियम से भी ज्यादा, कर्व फिर और ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर। अब वैनेडियम क्रोमियम में भी वैनेडियम ज्यादा क्रोमियम कम, लेकिन करीब करीब बराबर। तो जरा देखो तो क्या ये फीलिंग आ रही है आपको अंदर से? ये देखो तो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 21, 22, 23, 24। अब आ जाओ मैग्नीज। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट अब इस 24 के रिस्पेक्ट में काफी कम है। और कितना नीचे? तो सर ये स्कैंडियम वाली लाइन से सर ऊपर रखना, सर नीचे करने में सर ये ध्यान रखना, क्योंकि स्कैंडियम से भी मैग्नीज सर काफी कम है, तो सर स्कैंडियम वाली लाइन से नीचे रखना, अच्छे से देख। अब बारी है आयरन की, तो मैग्नीज से आयरन ज्यादा है, उठ जाएगा। अच्छा ज्यादा तो है, लेकिन स्कैंडियम के लाइन देख, अब यही चीज गड़बड़ कर दोगे। आयरन ज्यादा तो है तो उठा दिया, पता चला इस लाइन को क्रॉस कर दिया, ले लोटा हो जाएगा, गलत हो जाओगे। यही सब चीज ध्यान देना होता है। इस लाइन को, इसलिए हमने यहां लाइन खींचा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, आपको उठाना है लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना। समझ में आ गई होंगी चीजें? मैग्नीज से हमने ज्यादा किया है, बट आयरन को स्कैंडियम से आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। अब आ जाओ, आयरन के बाद कोबाल्ट और निकेल उनसे कम है, फिर नीचे, लेकिन फिर नीचे में मैग्नीज वाली लाइन के नीचे मत कर दीजिएगा दोस्त। कोबाल्ट निकेल मैग्नीज से तो ज्यादा है, कोबाल्ट निकेल इस लाइन के नीचे मत ले जाइएगा, क्योंकि मैग्नीज कम है। अब इसके बाद अगली बारी है कॉपर, तो कॉपर जो है वो निकल से कम है और मैग्नीज से भी कम है, इसीलिए अब नीचे आ जाएगा। और जिंक और कम है, सटा मत देना, 0 डिग्री मत कर देना। क्या शानदार ऑर्डर निकला। स्कैंडियम से वैनेडियम, वैनेडियम क्रोमियम कांस्टेंट, क्रोमियम से मैग्नीज काफी घटा, आयरन बढ़ा बट स्कैंडियम क्रॉस नहीं किया, कोबाल्ट निकेल घटा बट मैग्नीज के नीचे नहीं गया, कॉपर जिंक लगातार नीचे स्ट्रेट कम हो गया। क्या आपको मजा आया ये सीखने में? क्या आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? क्या आपको बहुत बढ़िया लगा? समझे इसको अच्छे से? एम्स वाले क्वेश्चन में ऐसे ही 4 मिलता जुलता कर्व खींचा,
और एलिमेंट्स को इधर उधर करके दिखाया था, और वो क्वेश्चन वाकई मेरे को याद है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो कैसा फील किया आपने मेरे को बताइए, और आप पेज का स्क्रीनशॉट भी लीजिए, लेकिन बताइए कि फील आपने कैसा किया, और लाइक शेयर बनता है अगर हमने आपको समझा दिया हो सही से, तो प्लीज। ठीक है, तो अब मैं इसमें मैंने पीरियड को पहले क्लियर कर लिया, ऑर्डर भी क्लियर हो गया, वो पिक्चर सब क्लियर हो गया, 12th का एक अच्छा बड़ा एरिया था। अब मैं अगर देखूं ग्रुप में भी ट्रांजिशन मेटल को डिस्कस कर लेता हूं, या चलो पहले एक बार वाइल वहीं पे मैं बॉइलिंग पॉइंट जो पढ़ना नहीं है इन शॉर्ट बता दे रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट को अगर देखोगे तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हाईएस्ट वैनेडियम है, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी हाईएस्ट वैनेडियम, बट मेल्टिंग पॉइंट में वैनेडियम के बाद क्रोमियम था जो बहुत क्लोज था। चलो यहां लिख दे रहा हूं ऐसे, वैनेडियम के बाद क्रोमियम था जो काफी क्लोज था, और फिर अगला नंबर था टिटेनियम, और लास्ट फिर आपका आ गया जिंक। अगर आप यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट नंबर में सबसे ज्यादा अभी भी वैनेडियम, बट नेक्स्ट में इसमें टिटेनियम। वैनेडियम के बाद नेक्स्ट क्या है? क्रोमियम नहीं है, टिटेनियम है, और फिर लास्ट आते आते अभी भी इसमें जिंक ही है। और वहीं पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन को देखें, हीट ऑफ एटोमाइजेशन को अगर आप देखें, हीट ऑफ एटोमाइजेशन को देखें तो यहां भी वही चीज है, क्या? वैनेडियम, फिर टिटेनियम, और देखो देखो इसमें निकल आता है यहां। अब बोलोगे सर निकल लिखे तो कोबाल्ट लिखो, सर आयरन लिखो, देखो मैंने लिख दिया ना, फिर जो कुछ भी है, लेकिन लास्ट में जिंक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है जानना, सर एमपी हो कि बीपी हो कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन, 3D सीरीज में हाईएस्ट है वैनेडियम, हाईएस्ट है वैनेडियम, हाईएस्ट है वैनेडियम, जिंक सर लोवेस्ट है, जिंक सर लोवेस्ट है, जिंक। आपके लिए जो काम की चीज थी वो मैंने समझाया आपको। बाकी इसके अंदर का ट्रेंड, सिर्फ अंदर में ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बीच का, इन दोनों के बीच में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो टिक लगा मैंने वो हाईएस्ट और लोवेस्ट जानना जरूरी है। तो चलो वो हमने कर दिया। अब इसके बाद मैं बात करूं, ये हमने कर दिया, अब इसके बाद मैं बात करूं ट्रांजिशन मेटल्स इन ग्रुप। किसकी बात कर रहा हूं दोस्त? ट्रांजिशन मेटल्स इन ग्रुप। बहुत टाइम लेके समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, आपके पास समय भी है, इसलिए मैं इतना कर भी पा रहा हूं। अदरवाइज जो टारगेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको 6-7-8 महीने में कोर्स कंप्लीट करना होता है, उन लोगों के लिए इतना चीज पॉसिबल नहीं होता कि इतना इलेबोरेट कर पाए। ट्रांजिशन मेटल्स इन ग्रुप, तो इन शॉर्ट हमने आपको क्या बोला कि कोई ले तो ग्रुप में, ध्यान से, कोई भी ट्रांजिशन मेटल लेते हो आप ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप जाने पर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। आप 3D सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 4s2 3D 1 to 10। आप 4D सीरीज जब लिखते हो तो 3D 10 तो रहता ही है, इसके बाद लास्ट होते होते 5s2 4D 1 to 10, आराम से समझोगे। और जब आप 5D सीरीज लिखते हो तो 3D 10 रहेगा ही, फिर थोड़ा जाने पर 4D 10 भी होगा, अब फिर थोड़ा जाने पर, आगे जाने पर 6s2 4f14 और 5D 1 to 10। तो आप इस बार F भी आ गया, तो आप क्या देख रहे हैं? यहां पर सिर्फ 3D में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 3D में भी है और 4D में भी है, यहां 3D भी है, 4D भी है और 4f भी है और 5D भी है। तो था D और F में इलेक्ट्रॉन्स जाने से उसके ढकने की क्षमता पुअर होते चली जाती है, और शिल्डिंग के पुअर होने से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बाहर के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन को और इफेक्टिवली स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है, मतलब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, इसके कारण पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, शिल्डिंग का कमजोर होना और ज्यादा कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यूस जारी है कि शिल्डिंग कमजोर रहेगा। इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी
बहुत बार बताया है, अब इतने के बाद अगर याद नहीं हुआ तो पढ़ना बेकार है। मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी, इसीलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये आपका बढ़ेगा। ये हमने सिखाया मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि हमने मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखा है कि 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। अब आ जाओ सिलेबस की बात करते हैं। ये हमने कर दिया, जनरल ऑर्डर है ये, जबकि एसपी ब्लॉक में ऊपर जाने पर साइज घटने के कारण होता है। अब मैं आपको ग्रुप वाइज इसको इलेबोरेट करता हूं, ग्रुप वाइज। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल्स। टिटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम, जिरकोनियम से ज्यादा हॉफनियम, 3D, 4D, 5D। क्रोमियम से ज्यादा मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन। आयरन से ज्यादा रुदेनियम, रुदेनियम से ज्यादा ऑस्मियम। ध्यान से इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। निकल से ज्यादा पैलेडियम और पैलेडियम से ज्यादा प्लैटिनम, बढ़ते जाएंगे। डी ब्लॉक में जो आपको जहां पर पटकनी दी जाती है, आपको डी ब्लॉक में कंपटीशन में पटकता है, वो कौन कौन ग्रुप है? एक तो पहला 3B ग्रुप और 2 ग्रुप आखिरी 1B, 2B। ये 3 ग्रुप हमेशा स्पेशल है आपके सिलेबस के लिए। एक तो पहला वाला और उसके बाद आखिरी दोनों। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप बहुत स्पेशल है आपके लिए। इन तीनों का तो एकदम कोई भी चीज का ट्रेंड एकदम जम के ध्यान में लगा लेना। ध्यान से देखो तो कौन कौन हमने बोला? 3B, 1B, 2B के किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होंगी। आपको समझ में आ गई हुई चीजें मैं क्या बोलने जा रहा हूं? 3B, 1B और 2B ग्रुप एलिमेंट्स के कोई भी प्रॉपर्टी लेने का होगा। अभी हमने 3B नहीं लिया था, सब ले रहा हूं। जो लेना आपको, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम लेना ले लिया, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम लेना ले लो, ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को दे रहा हूं मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखाया है। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम सब सिखा रहा हूं। बट अब चलो आ जाओ, मैं पहले करवाता हूं 2B। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक सॉलिड मेटल है और मर्क्यूरी लिक्विड है, तो स्पष्ट दिख रहा है इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना बढ़ रहा है, या तो डाउन ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। दिख गया होगा। और लॉजिक देखो कितना कितना आराम से याद रह गया। जिंक सॉलिड है, नीचे मर्क्यूरी लिक्विड है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे इसका 450 होता है, इसका 300 माइनस में होता है। रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी लिक्विड होता है, मोबाइल होता है, आप देखते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट घटा, तो एक हमने क्लियर कर दिया। अब बारी है 1B की और 3B की। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, मैं 1B, 3B का भी करके दिखाता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें, हाँ या ना, ये भी बताएं और अपने डाउट्स भी रखें। स्क्रीनशॉट ले प्लीज। तो 2B ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया हमने, अब 1B ग्रुप को भी डिस्कस करना है और 3B को। चलो आ जाओ। सो क्या हुआ? 2B ग्रुप में क्या लिखा गया? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मेल्टिंग पॉइंट नीचे ना बढ़ के ऊपर बढ़ गया। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ 1B ग्रुप, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताया है, फिर भी जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है मेरे मुंह से, इन तीनों मेटल को आप बहुत क्लोजली डेली लाइफ में मम्मी के हाथ में देखते हैं। तांबा देखते हैं किसी न किसी बर्तन में, चाहे वो कल झूल होता है या कोई चीजें होती हैं या चम्मच है या मग है, कुछ ना कुछ घर में तांबे का देख लेते हैं। चांदी भी देख लेते हैं, यूजुअली लोग पायल पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, और सोना भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ। और इन तीनों को क्लोजली आप
आपने बनते पिघलते दोनों चीज देखा, पिघलते हुए भी देखा। जो गांव घर से बिलोंग करते हैं वो छोटे मोटे कारीगर के यहाँ देखते हैं, छोटे मोटे ज्वेलरी शॉप वालों के यहाँ देखते हैं उसको, जो टाउन से बिलोंग करते हैं वो तो और अच्छे से देख रहे हैं। मेरे को अंदाजा बताओ, कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों में कौन सबसे आसानी से मेल्ट हो जाता है? कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों में सबसे आसानी से कौन पिघल जाता है? कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों में सबसे आसानी से कौन पिघल जाता है? धराधर रिप्लाई आ रहा है लोगों का, और मैक्स ऑफ यू आर रिप्लाइंग गोल्ड, सम ऑफ यू कॉपर, कॉपर में रेयर है, सिल्वर में भी एक दो लोग आए, बट गोल्ड एकदम धराधर वीरेंद्र सहवाग की तरह ठोके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस, अनुभव इसी को बोलते हैं। गोल्ड 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 गोल्ड, सभी लोगों का जवाब है गोल्ड। वेरी गुड। एक्चुअली गोल्ड जवाब आना बड़ा लाजमी है, क्योंकि गोल्ड लगता है कि मेलेबल, हमने बोला गोल्ड सॉफ्ट होता है, गोल्ड दब जाता है आसानी से, बहुत सारी चीजें हैं, मेलेबिलिटी वगैरह है गोल्ड के पास ज्यादा, तो गोल्ड थोड़ा दिमाग में जल्दी आता है। लेकिन ये गलत जवाब है। ये जवाब गलत है। तीनों में सबसे आसानी से मेल्ट होता है सिल्वर। ज्यादातर लोग जवाब गोल्ड कर रहे हैं और एकाध लोग कॉपर, दो चार लोग कर रहे हैं। सिल्वर में तो बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं, नहीं के बराबर। सिल्वर क्या यार, सब पूछे आप लोगों को जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड, ऐसे थोड़ी ना मोदी जी हमारे जीतते हैं जी। कॉपर सिल्वर गोल्ड में चांदी का कोई बर्तन अगर पतला सा लो, थोड़ा कोई प्लेट लो, सीट लो, कुछ भी, अगर उसको ना डिबरी जला के भी फूक दोगे ना सही से, तो होल हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा आराम से। कॉपर सिल्वर गोल्ड में सबसे आसानी से मेल्ट होने वाला मेटल है सिल्वर, सबसे आसानी से। गोल्ड बोल। चलिए, तो इन तीनों में सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम है सिल्वर, सिल्वर के बाद है गोल्ड और तब है कॉपर। कॉपर तो सबसे ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट गोल्ड, तब सिल्वर, तब कॉपर। गोल्ड का 1000 डिग्री 1000 के नीचे है, ठीक नीचे है, जबकि इन दोनों का 1000 के ऊपर है 1100। 1B हमने कर दिया। अब आ जाइए 3B ग्रुप। ठीक है, 3B ग्रुप में स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। ध्यान से देखो, कुछ चीज समझा रहा हूं, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर आएगा, फिर मैं वहां बताऊं। जो 3B ग्रुप है, इनके पास F में भी स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, सॉरी, इनके पास सिर्फ D में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो भी D1 D1 D1। इसीलिए ये एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल है, सबके पास क्या हो, जैसे ये है 3D1 4D1 और ये 4F0 5D1। याद करो, लैंथेनम में F में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, 4F0 5D1। तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जिसमें पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग का केस ही नहीं बनता है। ट्रांजिशन मेटल्स, ओनली ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, मेटल ग्रुप वेयर नो पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग factor is applied, no pouring of shielding factor is applied। आपको समझ में आया क्यों नहीं? क्योंकि हमने बोला pouring of shielding तब होती है जब D इलेक्ट्रॉन्स हो, अच्छे खासे हो। ये तो पहला D यहीं से शुरू हुआ, D ब्लॉक यहीं से शुरू हुआ, इसमें pouring of shielding वाला फैक्टर ही अप्लाई नहीं होता है। तो आप जरा सोचे अच्छे से, बड़ा अच्छा चीज मैं बता रहा हूं, बड़ा बढ़िया चीज बता रहा हूं दोस्त, आप अच्छे से सोचें। डी ब्लॉक में आखिरकार डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ, जबकि एस ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट, इसका पड़ोसी 1A 2A में मेल्टिंग पॉइंट ऊपर हुआ। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप क्यों हुआ?
क्योंकि आप बोलोगे सर डी ब्लॉक के पास नीचे जाने पर डी इलेक्ट्रॉन्स तेजी से बढ़ रहा है और सबसे निचले के पास तो F14 भी हो जाता है, इस पर हो जाती है, और सर सील्डिंग पुअर होने की वजह से आराम से सील्डिंग सर पुअर होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है नीचे। बट यहां पर बेटा क्या दिख रहा है, इस ग्रुप में हमने बोला कि सील्डिंग फैक्टर ही खत्म है, क्योंकि डी का पहला इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास जा रहा है, D1 है, तो डी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सील्डिंग वाला फैक्टर खत्म है। तो आप सोचो जब सील्डिंग नहीं लगाते हो तो ग्रुप में कौन फैक्टर लगाते हो, साइज। एस ब्लॉक में जब सील्डिंग नहीं लगाया तो क्या लगाया, साइज। तो अब इनको आप एस ब्लॉक की तरह डील करेंगे। तो एस ब्लॉक में ऊपर जाने पर साइज छोटा था तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग, इसमें भी ऊपर जाने पर छोटा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग, एमपी ऊपर। पॉइंट 3b ग्रुप के ट्रेंड्स को सामान्य तौर पर एस ब्लॉक के ट्रेंड्स की तरह देखना चाहिए हमेशा। ठीक है, काफी हेल्पफुल है, एक ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको। क्या 3b नो पुअरिंग ऑफ सील्डिंग, नो पुअरिंग ऑफ सील्डिंग, इसीलिए इनका जो ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, ट्रेंड्स ऑफ properties like the trends of alkali metals, trends of properties in alkali metal, alkali मत बोलो, in S block जो इनके प्रॉपर्टीज का ट्रेंड्स बनता है वो सामान्य तौर पर जो S ब्लॉक का ट्रेंड आपको दिखे ना वैसा ट्रेंड, क्योंकि इसमें पोरिंग ऑफ सील्डिंग हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो S ब्लॉक में किधर, नीचे, नीचे नहीं, किधर, ऊपर। तो इस तरह से एक 2b ग्रुप में ऊपर, भी ग्रुप में ऊपर गया, तो आप बोलो देयर फॉर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स वेयर एमपी इंक्रीजेज अपवर्ड, जहां पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। कौन कौन ऐसा ग्रुप है बेटा, एक 3b और एक 2b। पहले 2b लिख लो फिर 3b लिखना। समझ में आ गया होगा अब ये चीज, हमने इसको एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ यही ट्रांजिशन मेटल ग्रुप है जहां मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता है। 2b 3b, 2b और 3b। 3b में आपने देख लिया कि पहला डी इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण अपसील्डिंग नहीं लेते हैं, तो इसमें एस ब्लॉक के ट्रेंड, इसका कोई भी ट्रेंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फिजिकल ट्रेंड होता है ग्रुप में, उस तरीके से इसका ट्रेंड इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमने समझाया। अब चलो ऑल्सो मैं 3D सीरीज लिखूं, अगर मैं 4D सीरीज लिखूं, आराम से बने रहें, हड़बड़ाए नहीं, पैसेंस बनाए रखें, बरकरार रखें। तो आप 3D सीरीज में हाईएस्ट एमपी मेल्टिंग पॉइंट एमपीबीपी किस ग्रुप से आपने डिस्कस किया, ध्यान से देखोगे। हाईएस्ट एमपी लिखो ना, बीपी छोड़ दो, वैसे एमपीबीपी दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लोवेस्ट की बारी है, लोवेस्ट एमपीबीपी की बारी है, तो मैं बताऊं क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। बस यहां पर एक वैनेडियम आ गया, इधर नहीं, कहीं इधर ये नहीं कि नियोबियम, इधर टेंटेलम। हाईएस्ट 6b, कौन ग्रुप, 6b, और लोवेस्ट 2b। हर सीरीज में लोवेस्ट मेल्टिंग एमपीबीपी जिंक, 4D में लोवेस्ट लोवेस्ट एमपीबीपी मर्क्यूरी, जबकि हाईएस्ट क्रोमियम वैनेडियम लगभग बराबर होता है इसमें। मत बार बार पूछना कि सर वैनेडियम आपने पढ़ा है, मैंने ये भी बोला कि वैनेडियम क्रोमियम बराबर होता है, याद रखने के लिए जनरली 6 भी बोल सकते हो। हाँ, 4D में क्लियर मॉलिब्डेनम और 5D में क्लियर टंगस्टन। इसका 1900 डिग्री हमने पढ़ाया भी था करीब करीब, इसका 2400 डिग्री सेंटीग्रेड करीब करीब, इसका 34, और इसका 450 करीब करीब, इसका 320 करीब करीब, और इसका -30 करीब करीब। ये एमपी की वैल्यू लिखी हुई। तो आपको ये बहुत अच्छी बात मैंने बताई, इन शॉर्ट सब वो चीज बताया जो कंपटीशन में आता है।
पढ़ना बहुत कुछ है दोस्त, बहुत कुछ पढ़ना, बट मैंने सारी चीजें आपको नहीं डिस्कस की, सारी चीजें नहीं बताई, उनमें से वैसे चीजों को निकाल निकाल के फिल्टर किया जो जेई एडवांस्ड तक हाथ पैर मारे तो वहां तक की चीजें कवर हो जाए। थोड़ा एक आध पैसा कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आ जाता है। एम्स अगर रहता पहले तो एम्स तो और ज्यादा पूछ देते थे, एडवांस वालों से और ज्यादा पूछ देते थे वो। और ये बात एक जान ले, अगर कोई लोग जैम जेआरएफ सीएसआईआर वाले लोग भी अगर कोई आके मेरी वीडियो देखते रहते हैं, मैं उनको एक बात बोल दूं, भले ही उनका सिलेबस बड़ा हो, काफी बड़ा हो इनसे, बट इतना भी नहीं आता है उन लोगों को कंपटीशन में। सिलेबस भले ही बड़ा है बट इतना भी उनके कंपटीशन में नहीं आता है, इससे भी कम ही आता है एमपीबीपी सब। इसीलिए वो लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनका ये बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। हाँ, वो चूंकि टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, तो उनका नॉलेज वाइड होना जरूरी है, बट उनके कंपटीशन में इतना भी नहीं आता है, इससे भी कम ही आता है काफी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ये वाला वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबों ने जम के एंजॉय किया होगा आज के ट्रांजिशन मेटल सीरीज को। लैंथेनाइड्स में मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है, समझ रहे होंगे चीजों को। हमने आपको एक काम दिया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ढूंढे और मेल्टिंग पॉइंट को भी जाकर के पढ़े। डी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे तो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे डी ब्लॉक का एनसीईआरटी से, और एमपीबीपी भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ाया है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एमपीबीपी इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग नया कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नया चीज लेकर के आने वाले हैं। बस रेगुलर क्लासेस आप करें और सारे क्लासेस लाइव अटेंड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और